हेलो फ्रेंड्स, विंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने साइंस का एक बेसिक चैप्टर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिसका नाम है भौतिक राशियाँ तथा उनका मापन। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो अब किस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया गया है, किस तरीके से इनके टाइप्स डिफ़ाइन किए हैं कि किस तरीके से इनके कितने प्रकार रहते हैं, भौतिक राशियों को किस तरीके से अलग अलग टाइप में बांटा गया है और किस तरीके से उसे डिफाइन किया गया है, तो ये काफ़ी चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो हम देखते हैं, सीधे डायरेक्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि भौतिक राशियाँ होती क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ वे राशियाँ जिनका संबंध भौतिकीय परिघटनाओं से होता है। परिघटनाएं या घटनाएं, कुछ भी शब्द यूज कर सकते हैं। ठीक है, वे राशियां जिनका संबंध भौतिकी परिघटनाओं से हो। अब भौतिकी परिघटना क्या होती है? वे घटनाएं जो भौतिक शास्त्र से संबंधित हो। अब वो कई सारी घटनाएं, तो वो सभी इसी में सम्मिलित होती है। ठीक है, तो उनका जो अलग अलग तरीके से फिर हम डिफाइन करेंगे उनको राशियों के रूप में, तो वो सब इन्हीं घटनाओं को किया जाएगा। अब वो कोई दूरी हो या द्रव्यमान हो, मास हो, लेंथ हो, तो वो इस तरीके से ही क्या है, सब भौतिकी ही परिघटनाएं, तो उन्हीं को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे आगे जाकर। तो वे राशियां जिनका संबंध भौतिकी परिघटनाओं से हो, ठीक है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। इन्हें अब व्यक्त भी करते हैं। किस तरीके से व्यक्त किया जाता है? तो इन्हें संख्यात्मक मान द्वारा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू द्वारा। ठीक है, संख्यात्मक मान द्वारा। जैसे मैंने बोला आपको कि कोई अगर मैं क्वांटिटी में ही लाया, शुगर लाया, तो 5 kg शुगर लाया, तो क्या लाया? 5 kg। मैं जब तक संख्यात्मक मान में नहीं बताऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कितना कुछ लाया। ठीक है, तो ये संख्यात्मक मान में भी क्या है, इसे व्यक्त किया जाता है। अब देखते हैं आगे, ये डेफिनेशन अभी से पता कर रहे हैं हम। अब आगे देखें मापन। अब मापन क्या होता है? मेजरमेंट। मापन होता क्या है? मापन क्या है कि भौतिक राशियों के मानक स्वरूप से क्या करना है, उसकी तुलना करना। जिस वस्तु को हम ले रहे हैं तो वही मेजरमेंट कहलाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम कि भौतिक राशियों के मानक स्वरूप से तुलनात्मक अध्ययन। तो अब ये क्या है? भौतिक राशियों के मानक स्वरूप से तुलनात्मक अध्ययन, मानक मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। देखो, मानक स्वरूप ये है कि हम किसी भी चीज का एक स्टैंडर्ड तो रखते ही है ना, और उस स्टैंडर्ड को देखकर ही हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं। अगर किसी, जैसे स्केल है हमारा, तो वो एक स्टैंडर्ड है मापने का किसी भी वस्तु को। हम बोलेंगे कि 1 मीटर है, तो वही हमारे पास स्केल होगा, तभी तो हम उसके मानक स्वरूप के थ्रू उस वस्तु का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि वो कितने मीटर लंबी है या कितने मीटर चौड़ी है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, 1 किलो का अगर बाट है मेरे पास, अब मुझे कोई वस्तु लेने जाना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि मुझे कितना दिया जाएगा? तो उसके पास कुछ केजी का वेट होगा। ठीक है, जैसे 1 kg का उसके पास बाट है या वेट है, तो वो क्या करेगा, इधर पलड़े में मेरे को शुगर रखेगा जो 1 किलो होगी, और ये मानक स्वरूप है, इसी की तुलना में इसने क्या करा,
शुगर दी मुझे, ठीक है, 1 kg। तो इस तरीके से ही तो मुझे मानक स्वरूप से तुलनात्मक अध्ययन करके कोई व्यक्ति क्या करता है, मेजर करके कोई वस्तु प्रदान करता है, तो इसी को मापन कहते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि मापन विज्ञान को क्या कहते हैं। मापन विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो उसे मेट्रोलॉजी कहा जाता है। जैसे रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, ऐसे ही मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोला जाता है। तो ऐसे जो अलग अलग स्टडी रहती है किसी फील्ड की, तो इसी मापन विज्ञान को भी क्या कहा जाता है, मेट्रोलॉजी। ठीक है, तो मेट्रोलॉजी को क्या बोलते हैं, मापन विज्ञान। तो इस तरीके से हमने सिर्फ अभी बेसिक इंफॉर्मेशन देखी, बेसिक डेफिनेशन टाइप देखा इनका। अब हम देखते हैं कि भौतिक राशियों को किस तरीके से अलग अलग टाइप से बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो देखते हैं हम, वो किस तरीके से इनको कई रूप से इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि भौतिक राशियों को एक सदिश अदिश के आधार पर, मतलब दिशा और परिमाण के आधार पर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर भी बांटा गया है, और एक इनको बांटा गया है कि मात्रक तथा मापन के आधार पर। तो हम पहले देखते हैं मात्रक तथा मापन, मतलब यूनिट और मेजरमेंट के हिसाब से। तो मात्रक तथा मापन के आधार पर, तो मात्रक तथा मापन के आधार पर जो भौतिक राशियां हैं वो 2 टाइप से बांटी गई है। ठीक है, पहली क्या रहेगी आपकी, मूल राशियां, जिसको हम अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे, फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटीज। और एक रहेगी आपकी व्युत्पन्न राशियां। हम आगे पूरक राशियों के बारे में भी पढ़ेंगे, जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, पर अभी हम जो मेन टाइप जो इनको बांटा है वो मूल राशि और व्युत्पन्न राशियों में बांटा है। इस व्युत्पन्न को हम बोलते हैं डिराइव्ड। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब मूल राशियां होती क्या है, तो इनके शब्दों पे जाएंगे तो इनकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अब मूल मतलब ही होता क्या है, जड़, मतलब वो खुद अपने आप में स्वतंत्र है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मतलब उसे व्यक्त करने के लिए मूल राशियां वे राशियां होती है जो एक तो क्या है, स्वतंत्र राशियां होती है। ठीक, फिर उसे व्यक्त करने के लिए किसी भी अन्य राशि, मतलब स्वयं उसकी खुद की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, कहने का मतलब वो अगर फिर होगी तो फिर उसका कुछ अर्थ चेंज हो जाएगा, जैसे मैं आगे क्लियर करूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो स्वतंत्र राशियां होती है, फिर क्या है, व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और ये क्या है, संख्या में जो आज प्रेजेंट रूप में है वो 7 है। ठीक है, 7 ऐसी मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो मूल राशियों में गिनी जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम व्युत्पन्न राशियों पे चलेंगे। इसलिए पहले हम ये देखना चाहते हैं कि मूल राशियां कौन कौन सी है। ठीक है, तो मूल राशियों के बारे में अगर मैं देखना चाहूँ, तो ये हमने मूल राशियों की डेफिनेशन के रूप में देखा कि वे राशियां जो स्वतंत्र
राशियां होती है तथा उन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती, तो वही मूल राशियां कहलाती है। अब जो मूल राशियों की संख्या है वो क्या है, 7 है। इस तरीके से देखा। अब मूल राशियां देख लेते हैं और उनके मात्रक देख लेते हैं। ठीक है, तो वो उनको किस तरीके से उनके साइन दे रखे हैं और एसआई यूनिट पढ़ लेंगे उनकी। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट जो रहती है उनकी वो पढ़ लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड इंडिकेशन जो दे रखा है उनके लिए। तो अब सबसे पहले क्या आएगा, लंबाई। ठीक है, तो लंबाई को हम क्या करते हैं, मीटर में। तो मीटर का जो हमें दे रखा है वो क्या है, साइन एम। ये सब जो है ये एसआई यूनिट लिख रहा हूं मैं, जो ज्यादा प्रचलित रहती है। ठीक है, सेकंड है द्रव्यमान, लंबाई लेंथ, द्रव्यमान को बोलते हैं हम मास। ठीक है, एक द्रव्यमान होता है और एक होता है भार। भार होता है वेट और द्रव्यमान होता है किसी भी पदार्थ में उपस्थित मात्रा। जैसे ये प्लास्टिक का जो मार्कर है, ये कहीं पे भी ले जाओ उसकी मात्रा उतनी ही है, उतना ही प्लास्टिक उस मार्कर के अंदर है। पर अगर भार में इसका वेट अगर देखूं तो द्रव्यमान जो है वो क्या है, अपरिवर्तनशील राशि है। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, उसे कहीं पर भी ले जाओ, उसको चांद पर ले जाओ तो भी द्रव्यमान उतना रहेगा, उसको पृथ्वी पर देखो तो भी द्रव्यमान। पर उसी का अगर मैं भार देखूं तो भार अलग अलग स्थान के हिसाब से चेंज हो जाता है, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, गुरुत्वीय जो बल लगता है उन पर, ठीक है, तो उसके कारण क्या है वो चेंज हो जाता है। वो आगे का मैटर है, वो अलग टॉपिक है, इसलिए हम अभी सिर्फ ये यूनिट की डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यूनिट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो लंबाई देखी हमने मीटर में, द्रव्यमान देखा यहाँ पे किलोग्राम। ठीक है, केजी। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें थर्ड नंबर को, तो लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, फिर आपका ताप हो गया, ऊष्मागतिकी ताप, डायरेक्ट ताप भी कह सकते हैं हम। तो इसको क्या है, केल्विन में नापते हैं। अब कई जगह मैंने देखा है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड होता है, किंतु आप केल्विन को भी आप अगर डिग्री में बताओगे तो वो गलत है। केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, उसको क्लियर बोला जाता है। अगर कोई टेम्परेचर है कि 273 केल्विन, तो 273 केल्विन ही कहा जाता है, कोई डिग्री नहीं लगता। अगर डिग्री लगाओगे तो वो गलत डिफाइन कर रहे हो, आप उसको गलत रूप से लिख रहे हो। तो ऊष्मागतिकीय ताप तो क्या है, कोई भी ये अगर ताप का अगर ऐसा यूनिट बोले तो केल्विन रहता है। ठीक है, अब क्या है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको नापते एम्पियर में। ठीक है, ये केल्विन है, इसे एम्पियर में नापते हैं। तो एम्पियर का साइन क्या रहता है, ए रहता है, इसलिए मैं खाली ए लिख रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, तो हम देखेंगे एक है आपका पदार्थ की मात्रा भी है, और एक है समय। हाँ, एक समय है, समय को आप बोलोगे सेकंड में, तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, सेकंड। फिर एक है आपकी पदार्थ की मात्रा, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो जो भी सब्सटेंस है उसका जो भी अमाउंट है उसी को यहाँ पर बता रखा है। तो पदार्थ की मात्रा, तो इसकी जो एसआई यूनिट है या इसको किस में दर्शाते हैं, तो मोल में दर्शाते हैं। ठीक है, और जो 7 है, 7 नंबर पे जो है वो है ज्योति तीव्रता। तो इसको कैंडेला में दर्शाते हैं। ठीक है, कैंडेला, तो कैंडेला का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, सीडी। अर्थ क्या होता है, कैंडेला।
कैंडला, तो इसको ज्योति तीव्रता को इसे, तो इस तरीके से ये जो है मूल राशियां हो गई आपकी 7, और ये जो है, ये जो बाकी सब है ये सब क्या हो गई इनकी एसआई यूनिट। ठीक, कई बार इनकी यूनिट ही पूछ ली जाती है कि भाई विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है, तो एम्पियर है, ऊष्मागति की ताप की क्या है, केल्विन है, इस तरीके से लंबाई का मीटर रहता है, ये सिंपल है, ये तो लंबाई और किलोग्राम। पर बाकी जो चीज़ है इधर मोल है, ये थोड़ा जो यूनिक रहती है चीज़ें, जैसे कैंडेला ज्योति तीव्रता, तो उसकी पूछ लेंगे कि क्या होती है उसकी एसआई यूनिट, तो कैंडेला होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये थी मूल राशियाँ। तो ये 7 मूल राशियों के बाद अब जो जितनी भी बचती है वो किस में आती है, आपकी व्युत्पन्न राशियों में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशियों के बारे में। तो सेकंड टाइप क्या था हमारा, व्युत्पन्न राशियां। अब व्युत्पन्न राशियां क्या है, वे राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती और उन राशियों के बनने में मूल राशियों का सहयोग होता है। ठीक है, या दो से अधिक मूल राशियों के बनने से व्युत्पन्न राशियों की उत्पत्ति होती है। स्वतंत्र नहीं होती और कैसे बनती है, दो या दो से अधिक मूल राशियों के सहयोग से या उनके सम्मिलित रूप से। ठीक है, तो उनको मिलाया जाता है, तब जाके क्या है व्युत्पन्न राशियों का निर्माण होता है। अगर हम इसी रूप में अगर देखना चाहें तो क्या है, अगर मैं बल देखूं उदाहरण के स्वरूप, इसका अगर मैं उदाहरण बताना चाहूँ आपको, तो वो क्या है, जैसे बल मतलब फोर्स, तो हम बोलते हैं कि न्यूटन इंटू मीटर है। तो देखिए न्यूटन क्या है, किसी भार को बता रहे हैं। ठीक है, और फोर्स क्या है, मतलब ये जो एम है यहाँ पर मीटर, वो मतलब किसी एक क्षेत्र पर, एक यूनिट एरिया पर, ठीक है, एक विशेष क्षेत्र पर लगने वाला बल। ठीक है, तो इस तरीके से बल बताया। ठीक, तो दो यूनिटों के मिलने से एक मीटर मतलब लंबाई मिली और एक फोर्स। ठीक है, तो उन दोनों ने मिला और तब जाके क्या बनाया, बल को बनाया। तो व्युत्पन्न राशि होगी क्योंकि उसमें कोई दो राशियों से मिलकर वो बना हुआ है या उससे अधिक। ठीक है, और वो स्वतंत्र नहीं है क्योंकि उनको कई राशियों में मिल के क्या है उसको रूप दिया है। तो इस तरीके से बल देखा हमने, फिर हम देखें वेग। ठीक है, फिर हम देखें त्वरण। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर क्या रहेगी, बटे समय। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की जो दर है वो हमने लिखा v माइनस यू अपॉन टी। तो इस तरीके से इसे डिफाइन करा। अब वेग क्या रहेगा, कोई भी वेग या स्पीड किस में रहती है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिफाइन करेंगे इसको। तो इसमें दो यूनिट है। ठीक है, मीटर भी और सेकंड भी है। तो मीटर किसकी है, लंबाई की है, सेकंड किसकी है, समय की है। तो समय और लंबाई ने मिलके क्या तय करा, स्पीड। स्पीड भी इसी में रहती है, वेग भी इसी में रहेगा। ठीक है, किसी चीज़ की अगर आपको चाल बतानी है तो वो भी इसी में आएगा। ठीक है, अगर चाल देखूं मैं तो चाल की स्पीड मतलब चाल मतलब क्या होता है, स्पीड। और स्पीड का अगर ऐसा यूनिट देखूं तो क्या होता है कि मीटर पर सेकंड, मतलब इतने मीटर चले इतने सेकंड में। तो दो राशियां ने मिलकर उसका निर्माण करा, इसलिए चाल भी क्या होगी आपकी व्युत्पन्न राशि होगी। ऐसे कई राशियां हैं जो आगे हम काफ़ी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ क्या है एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझना चाह रहे थे कि व्युत्पन्न राशियां क्या है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से मूल राशियां होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, किस तरीके से डिराइव्ड क्वांटिटी होती है।
अब एक राशि जो रहती है वो रहती है पूरक राशियां, ठीक है, जो ना मूल राशियों में आती है ना ही व्युत्पन्न राशियों में आती है। उनको क्या कहते हैं हम, उनको एक अलग से ही पढ़ लिया हमने। जैसे ये अलग हो गया मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, तो अब जो पढ़ रहे हो पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं इन्हें। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, तो ये दो ही टाइप की है, ठीक है। पूरक राशियां कितनी होती है, दो ही होती है। वो कौन कौन सी है, तो एक रहता है समतलीय कोण, तो एक रहता है ठोस कोण, या उसको घन कोण भी कहते हैं। अगर इसी को मैं इंग्लिश में प्रोनाउंस करना चाहूं तो समतलीय को बोलते हैं हम प्लेन एंगल, और ठोस कोण को कहेंगे सॉलिड एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, दो फॉर्म में क्या है, पूरक राशियां। अब इनके नाम से भी कुछ तय हो रहा है, तो यहां पर वो देख लेते कि क्या है। अब देखो समतल कोण जो रहता है, ये जो है ये किस तरीके से डिफाइन होती है, जब कोई भी दो रेखा है, ठीक है, अगर वो एक दूसरे से कुछ एंगल बनाती है, और अगर सीधी सी बात है समतलीय कोण की बात कर रहे हैं तो ये 2D, टू डायमेंशन के लिए यूज होता है, डायमेंशन के लिए, और ठोस कोण की बात करें तो ये 3D के लिए यूज होता है। अगर इतना भी अगर किसी को समझ में आ जाता है तो काफी कुछ पिक्चर इसमें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो 2D, तो दो रेखाएं, अब इसमें इन रेखाओं की लंबाई को कितना ही बड़ा हो या घटा हो, तो क्या इस एंगल में कुछ चेंजेस आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये कितना है, डी थीटा। ठीक है, अब ये जो यहां से लेके यहां तक इनका एंगल, ये क्या कहलाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके यहां तक की दूरी है, चाप की लंबाई, जिसको हमने क्या बोल दिया, ds बोल दिया। और यही क्या है, इसकी रेडियस, जो यहां पर भी वही है और यहां पर भी वही है। तो इस तरीके से 2D के लिए अगर देख रहे हैं तो ये क्या है, पूरक राशियां दो रहती है, समतलीय कोण, ठीक है, जिसको इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। और इसका अगर हम देखें कि फॉर्मूला क्या बनेगा, तो डी थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन आर, ये इसको डिफाइन करने का क्या रहता है, इसका एंगल डिफाइन करने के लिए ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है, समतलीय कोण का। और इसी तरीके से हम ठोस कोण के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब ठोस कोण को अगर हमें समझना है तो हम और अच्छे से देखते हैं इसे। ठीक है, अब ये किसके लिए, 3D के लिए। तो 3D के लिए तो आप अगर देखना चाहो तो एक आइसक्रीम खाई होगी आपने, तो उसमें कोन रहता है, तो उस कोन के अंदर भी क्या है, कुछ एरिया जो रहता है वो कवर रहता है। ये सिर्फ क्या है, दो लाइन है, और ये क्या है, ठोस चीज है या ऐसी चीज है जिसके अंदर कुछ भरा जा सकता है, मतलब उसका कुछ वॉल्यूम हो या उसका कुछ आयतन हो, सिलेंड्रिकल हो। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका कुछ एरिया होगा, सरफेस एरिया बोलेंगे जिसे, क्या कहेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया, जिसको किससे डिफाइन करेंगे, डीए से। ठीक, क्योंकि ये जो कट सेक्शन है इसका ही क्या है, ये एरिया है। अब ये जो है, अगर मैं इसको एक एंगल बताऊं तो एंगल इसका कोई सिर्फ दो लाइनों के बीच में तो है नहीं, ये राउंड वाला एंगल है। ठीक है, तो इसको किससे डिफाइन करा हमने, डी ओमेगा से। ठीक, और ये क्या है, इसकी रेडियस है। तो जो ठोस, अब 3D है, सीधी सी बात है, तो इसको हमें डिफाइन करना रहेगा, तो किस तरीके से करेंगे हम। और यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, तो यहाँ पर डी ओमेगा जो रहेगा वो क्या रहेगा, जो आपका एरिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे आर स्क्वायर,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में। तो इस तरीके से हम समतलीय कोण को डिफाइन करते हैं और इस तरीके से हम सॉलिड कोण या ठोस कोण या घन कोण को डिफाइन करते हैं। घन इसलिए बोल रखा है इसे यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर कुछ भरा जा सकता है। घन आप जरूरी नहीं है ये कि राउंड शेप ही हो, ये चौकोर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे पीछे का क्षेत्र है जो छुपा हुआ है, जो हमें सामने से नहीं दिख रहा, पर ये लाइन पीछे भी है, तो अगर हम इसके यहाँ से यहाँ टच कर दें या ये कर दें और ये इस तरीके से सामने से हमें दिखे, ठीक है, तो भी क्या रहेगा, ये और ये, तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा, डी ओमेगा ही रहेगा। और ये जो एरिया रहेगा ये कट सेक्शन वाला ही रहेगा। तो राउंड शेप हो या इस तरीके से हो, थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में भी कोई सा कोन हो, तो ऐसा कोई चेंजेस वाली बात नहीं है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो ये ठोस कोण हो गया। तो ये देखा हमने पूरक राशि है, जो सप्लीमेंट्री, जो दो तरीके से है, जो प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल। तो इसकी जो यूनिट है, समतलीय कोण की यूनिट है, वो है रेडियन, जिसको हम RAD रेडियन के थ्रू दर्शाते हैं, ठीक है। और जो घन कोण है या ठोस कोण है, इसकी जो यूनिट रहती है वो क्या है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन मतलब SR, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेरेडियन इसकी यूनिट है, घन कोण की, ठोस कोण की या सॉलिड एंगल की, और इस तरीके समतलीय कोण या प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो रेडियन कहलाती है। तो इस तरीके से हमने पूरक राशियों के बारे में पढ़ा। अब हम देख लेते हैं लास्ट में भौतिक राशियों को एक सदिश और अदिश के रूप से भी क्या है डिफाइन किया गया है। तो देख लेते हैं सदिश राशियां क्या होती है और अदिश राशियां क्या होती है। अगर हम घन देखें, क्यूब देखें, अगर हमने यहाँ पे घन देखा था तो उसका मतलब ही क्या रहता है, जो 3 डायमेंशन, घन मतलब क्यूब, और क्यूब क्या रहता है, 3 डायमेंशनल रहता है। इसलिए सीधी सी बात है, अगर घन कोण लिखने को आ जाए, घन कोण लिखा हुआ आ जाए या ठोस कोण लिखा जाए, तो समझ जाना आपकी बात वही कह रहा है। अब ये यहाँ देख लेते हैं हम कि दिशा तथा परिमाण के आधार पर, तो दिशा तथा परिमाण के आधार पर देखते हैं तो 2 टाइप की राशियां होती है। ठीक है, एक रहती है सदिश राशि, एक रहती है अदिश राशि। अब इनका मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों से कोई कनेक्शन नहीं है कि कोई जितनी भी मूल राशियां रहेगी वो सब सदिश रहेगी या ऐसा कुछ है, ये सब अलग मैटर है। वो एक अलग मैटर था, ये अलग मैटर है, सदिश राशियां। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिफाइन करते हैं कि ये है क्या। अदिश राशियां जो रहती है इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और जो हमारी सदिश राशियां रहती है इनको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी, ये इनके इंग्लिश में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब सदिश राशियां जो है तो इन्हें क्या है, सीधी सी बात है, जो नाम में ही छुपा हुआ इनका अर्थ है कि ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा, ठीक है, दिशा के साथ साथ, ठीक है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो। परिमाण, अभी ये शब्द बताऊंगा मैं कि क्या है, परिमाण तथा दिशा। क्योंकि दिशा इसलिए बाद में लिखेंगे क्योंकि यहाँ सदिश लिखी है, पर वहाँ अदिश है, मतलब वहाँ क्या है, दिशा एब्सेंट हो जाएगी क्योंकि अदिश है वो, जहाँ पे दिशा नहीं हो। तो यहाँ क्या, परिमाण के साथ साथ दिशा
जो होती है तो वो सदिश राशियां रहती है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है वे सदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, और वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण। ठीक है, अब आगे क्लियर करते हैं कि भाई ये क्या है और ये क्या है। देखो ये है मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, परिमाण को क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और दिशा को क्या कहते हैं डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की जहां जरूरत रहेगी वहां सदिश है, और जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी वो अदिश राशियां हैं। अब मैग्नीट्यूड होता क्या है, डायरेक्शन तो सभी को पता है कि दिशा मतलब कोई सी दिशा निर्धारित की जाए, पर परिमाण के बारे में देख लेते हैं कि परिमाण है क्या। ठीक है, तो परिमाण होता क्या है। अगर परिमाण की एक डेफिनेशन के रूप में देखना चाहें तो क्या है, एक सिंपल से शब्दों में अगर बोलना चाहें तो किसी भी वस्तु को आपको बताना पड़ता है उसका मतलब मापने का जो तरीका रहता है। ठीक है, मापनीय गुण जो है उसका, मापनीय गुण जैसे किसी वस्तु को मैंने बताया कि कितना किलो है तो 5 kg, तो केजी क्या है, उस वस्तु को तोलने का एक तरीका। ठीक है, मैंने बोला कि दूध जो है वो 2 लीटर, तो लीटर क्यों लगाया, क्योंकि क्या है जो लिक्विड क्वांटिटी रहती है उनको लीटर में बताया जाएगा, तो वो क्या है उसको मापनीय मापनीय गुण है उसका, किसका, मिल्क का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जैसे लंबाई को मापा तो मैंने मीटर बताया, तो मीटर जो बताया वो क्या है मापनीय गुण। तो किसी भी भौतिक वस्तु का या भौतिकीय परिघटना का क्या कह सकते हैं हम कि मापनीय गुण, मापनीय जो मान रहता है, जो धनात्मक मान, ये एक सिंपल से शब्दों में इसको डिफाइन करने के लिए लिख रहा हूं मैं। इसको मापनीय धनात्मक मान को क्या बोल सकते हैं हम, मापनीय मान, मेजरेबल, ठीक है, मेजरेबल मापनीय गुण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे मापनीय गुण। मैग्नीट्यूड को क्या बोल सकते हैं मापनीय गुण, और वो क्या करता है जिसको मापता है, जो मेजर करता है, जो मान निकालता है वो धनात्मक ही रहेगा। ठीक है, तो मेजरेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं मापनीय गुण। तो जिस गुण के माध्यम से उसे मापा जाता है वह मैग्नीट्यूड रहता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है कि 2 लीटर मिल्क। ठीक है, तो ये लीटर क्या है, इस दूध को मापने का तरीका, परिमाण, मात्रा, क्वांटिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सदिश राशि होती क्या है और अदिश राशि क्या होती है, कौन कौन सदिश के अंदर आते हैं और कौन कौन अदिश के अंदर आते हैं। ठीक है, अदिश राशि में यही है सिर्फ इतना कि केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, और वे राशियां अधिराशियां कहलाती है। तो अब सदिश राशि के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो सदिश राशि का अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो क्या है, संवेग। पहले वेग से चालू करते हैं, वेग, संवेग, आवेग। ये सिंपल तरीका है याद रखने का, कभी अगर किसी को कंफ्यूजन भी होता है तो, कि वेग 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 टाइप का जो सिमिलर वर्ड आता है, तो सिमिलर शब्द आ रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी हुआ, ठीक है, संवेग मतलब मोमेंटम हुआ, इस तरीके से आप देख सकते हो इनको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेग, संवेग, आवेग हो गया। फिर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र,
फिर क्या देख सकते हैं हम सदिश राशि के अंदर, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और दूरी जो रहती है उसमें क्या अंतर है, ये हम एक शॉर्ट वीडियो में इनको पढ़ेंगे, इनको डेफिनेशन सहित इनके जो फॉर्मूलेज रहते हैं उन सभी को पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको भौतिक राशियों का वर्गीकरण बता रहा था कि कैसे इनको बांटा गया अलग अलग टाइप से। उसके बाद में आपको जैसे कुछ जो सिमिलर क्वांटिटी या सिमिलर जो शब्द रहते हैं, जो मतलब ऐसे कि कंफ्यूजन होता है पढ़ने में कि भार क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है, मास क्या होता है और वेट क्या होता है, तो इनका मैं जॉइंट वीडियो लेकर आऊँगा कि सिर्फ उसमें मास और वेट ही समझाऊंगा आपको, ताकि आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा, ठीक है। जैसे उसमें फिर आपको एक में दूरी और विस्थापन को बता दूंगा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है और दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो वो काफ़ी कुछ समझेंगे हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, पर अभी सिर्फ मैं इनको डिफाइन करना चाहता हूँ और एग्जाम्पल के रूप में लिखना चाहता हूँ। तो वेग, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विस्थापन, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। फिर एक मोमेंट ऑफ फोर्स जिसे हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। टॉर्क, TORQUE, अब इसको क्या कहते हैं हिंदी में, थोड़ा शब्द इसका याद नहीं आ रहा, बट टॉर्क रहता है, ठीक है। इसको आघूर्ण ही बोलते हैं, बल आघूर्ण। इसे टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। तो ये भी याद रखें, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ फोर्स कहाँ यूज आता है ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ ताकि कंफ्यूजन न रहे। आपके जो गाड़ी का जो टायर रहता है, ठीक है, जो व्हील रहता है, उसमें जो टॉर्क उत्पन्न रहता है वो सब यही है, ठीक है। कि एक फोर्स के साथ जो उसमें टर्न होना, उस जो टर्न लेते हैं, जो स्टीयरिंग के अंदर जो रहता है, स्टीयरिंग के माध्यम से वो टायर या व्हील तक जाता है, तो वो टॉर्क ही है। कोई सी चीज़ घूमती है या प्रेशर के साथ, तो वो टॉर्क के माध्यम से ही घूमती है, ठीक है। तो इस तरीके से सदिश राशियां हैं। और अदिश राशियों के बारे में देखना है। तो अदिश राशियों में क्या क्या आ जाएगा, अगर इसके एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो एक आ जाएगा आपका दूरी, एक आ जाएगा चाल। हम चाल और दूरी में भी पढ़ेंगे कि दूरी क्या होती है, चाल क्या होती है, ठीक है। इनमें भी सब अंतर देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो दूरी अदिश राशि में आती है, चाल अदिश राशि में आता है, ठीक है। और क्या क्या एग्जाम्पल है इसके हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर और है आपका विशिष्ट ऊष्मा आ जाएगा, विभव आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं जिसको, विशिष्ट ऊष्मा को, विभव, ठीक है, ये आ गया। और क्या आएगा यहाँ पर, ताप आ गया, कार्य आ गया, कार्य मतलब वर्क, ठीक है। और ताप आ गया, टेम्परेचर। वहां पर वो मूल राशियों में था ताप, अगर देखा जाए तो क्या आता है, ताप आता है। और जो दूरी आती है आपकी, लंबाई, ये सब किस में आती है, वहां पर अगर आगे देखें तो मूल राशि में देखें तो यहाँ पर उसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं, दोनों अपने आप में इंडिविजुअल है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो आवेश, ठीक है, ये आवेश है और ये आवेग है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में, ये देखना। तो ये थोड़े से बस एक एग्जांपल के रूप में आपके सामने लिखे हैं मैंने, और भी कई सारे हैं, पर उनको धीरे धीरे डेफिनेशन के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझेंगे अब भी। पर मैंने आपको सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहा कि किस तरीके से भौतिक राशियों को अलग अलग टाइप में बताया गया है और उनको वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।